नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बर्थराइट सिटीजनशिप के बारे में वीडियो लेकर आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो। तो आज फाइनली मैं आज बर्थराइट सिटीजनशिप के बारे में बात करूँगा। तो हाल ही में आपको पता होगा कि ट्रंप ने 80 के करीब में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए हैं। तो उसमें एक ऑर्डर चाहिए बर्थराइट सिटीजनशिप को लेके भी था। तो उन्होंने बर्थराइट सिटीजनशिप को प्रॉपरली बैन करने की बात की है। जो इलीगल इमिग्रेंट या लीगली या इलीगली तरीके से जो अवैध प्रवासी थे या कानूनी रूप से प्रवासी H1 वीज़ा होल्डर, जो ग्रीन कार्ड होल्डर जो थे, उनके बच्चे जो थे, उनको पहले ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाया करती थी, लेकिन अब वो अब नहीं मिल पाएगी अगर जो ये इम्प्लीमेंटेड हो जाता है तो। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स क्या थे बर्थराइट सिटीजनशिप को लेकर, क्या क्या चेंजेस किए हैं। उसके बाद में जानेंगे कि व्हाट इज़ द बर्थराइट सिटीजनशिप ऑफ USA। उसके बाद में इंपॉर्टेंट केसेस क्या होते हैं बर्थराइट सिटीजनशिप को लेके। और उसके बाद में जानेंगे कि इंडियंस को कैसे अफेक्ट करेगी बर्थराइट सिटीजनशिप में। बर्थराइट सिटीजन को लेके जो ट्रम्प साहब ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए हैं, तो इंडिया को कैसे अफेक्ट करेगी। उसके बाद में फिर US सिटीजन सॉरी इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में सिटीजनशिप के क्या प्रोविज़न है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ट्रम्प का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पहले देख लेते हैं, उसमें क्या उन्होंने बोला है। तो हाल ही में ट्रम्प साहब ने क्या किया है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प इशूड इन द डायलूटिंग बर्थराइट सिटीजनशिप विच हैज बीन द रिटन इनटू द US कॉन्स्टिट्यूशन सिंस 1866। ठीक है। तो 1866 का जो कानून था, मतलब जो बर्थराइट सिटीजनशिप में बदलाव किया गया था, तो उसको क्या डाइल्यूटिंग करने का काम किया है, कमज़ोर करने का काम किया है किसने, ट्रम्प साहब ने। ठीक है। तो उसके बाद में आगे देखते हैं, दी ऑर्डर हैज़ बीन चैलेंज इन कोर्ट इन मोर देन 20 स्टेट एंड ए फेडरल जज हैज़ टेम्परली ब्लॉक्ड इट। ठीक है। तो ये इस ऑर्डर को क्या गया, चैलेंज किया गया है। बहुत सारे मतलब 20 से ज़्यादा ऐसे स्टेट्स हैं, मतलब जो राज्य हैं, उनमें क्या है, इस ऑर्डर को क्या किया, चैलेंज किया गया है। एंड ए फेडरल जज हैज़ टेम्परली, और एक फेडरल जज ने क्या किया गया, इसको टेम्परली ब्लॉक भी कर दिया है। ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि एक महीने में सुनने में आ रहा है कि प्रभाव में आ जाएंगे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिए हैं, 80 ऑर्डर लिए हैं। तो उसमें एक ऑर्डर किसको था, बर्थराइट सिटीजनशिप को लेके भी था। इफ इम्प्लीमेंटेड इट विल मीन द चिल्ड्रंस born टू द illegal immigrant as well as those legally in the US on the temporary visa for study, work and tourism purpose will not be eligible for the automatic US citizenship। तो इसमें इन्होंने जो है, अगर ये प्रभाव में आ जाता है तो अब क्या होगा, जो इलीगल इमिग्रेंट हैं, साथ ही साथ जो लीगली भी हैं, और उनके बच्चे जो अवैध प्रवासी, जो उनके बच्चे अगर जन्म लेते हैं US की धरती पे, तो वो क्या है, अब जो ऑटोमेटिक US सिटीजनशिप उनको नहीं मिल पाएगी। ठीक है। तो उनको क्या है, पूरा वो प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। अगर उनको US का सिटीजन बनना है तो ये क्या है, उसको मतलब पूरा प्रोविजन क्या है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। बच्चों के लिए क्या है, नागरिकता के प्रोविजन है, वो क्या है, US सिटीजन जो US कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है, जो एक जो गैर नागरिक मतलब गैर देश के बच्चों के लिए, मतलब या जो उसको कैसे नागरिकता मिलती है, उसका क्या प्रोविज़न है, उसको मतलब फ़ॉलो करना पड़ेगा, जब मिल पाएगी। अदरवाइज़ क्या है, अगर ये प्रभाव में आ जाता तो नहीं मिल पाएगी, जो पहले मिल जाया करती थी। पहले क्या होता था कि ऑटोमेटिक जो US सिटीज़नशिप मिल जाया करती थी। वो US में पहुँच गया है, भले ही चाहे इलीगली पहुँच गया, लीगली पहुँच गया है। ठीक है। तो ऐसे ही क्या, जो इंडियन जो है इसी फ्यूचर की तलाश में जाते हैं कि इंडिया, मैक्सिको, अल सल्वाडोर, ऐसी बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ के लोग जो मतलब इलीगल तरीके से जो उसमें एंट्री करते हैं US में। और उनका जो है, उन्हें पता है कि हमारे यहाँ पे फ्यूचर वेल है, कि यहाँ पे अगर हमारे बच्चे भी जन्म लेंगे, वो क्या है, US का डायरेक्ट उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। हमें भले ही 5, 10, 15, 20, 25 साल जो भी हमारी लाइफ है, मतलब हमें ग्रीन कार्ड, टेम्परेरी वर्क वीज़ा, H1 वीज़ा के जरिए हम जो मतलब निकाल लेंगे। ठीक है। लेकिन हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उनको क्या है, US सिटीजनशिप मतलब हमारी जो जो भी बच्चे हमारे जन्म लेंगे, मतलब वो क्या, उनको ऑटोमेटिक US सिटीजनशिप मिल जाएगी मतलब। तो ऐसा पहले था मतलब, लेकिन अब ये इम्प्लीमेंटेड हो जाता तो अब नहीं मिल पाएगी मतलब। तो अब देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेड हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि US में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव करना इतना आसान नहीं है। और इसको ऑलरेडी 20 से ज़्यादा स्टेटों में क्या चैलेंज भी कर दिया गया है। ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में US के में मतलब अ, इसको चैलेंज किया गया है कि ये जो डिसीजन लिया गया है, ट्रम्प साहब ने बहुत गलत लिया है। इससे जो बहुत लोग मतलब प्रभावित होंगे। तो इससे जो मतलब इसमें USA की मतलब उस पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो लेबर लोग थे, मतलब उनको अब आसानी से फिर क्यों जाएगा कोई माइग्रेशन करके वहाँ पे। अगर ऐसा बढ़ता है सिटीजनशिप, मतलब जो पहले
इस लालच में चले जाते थे कि भाई जो हमारे बच्चों को सिटीजनशिप मिल जाएगी, हम तो H1 वीज़ा से या ग्रीन कार्ड से काम चला लेंगे, उसके बाद में H1 वीज़ा के बाद में मतलब एक प्रोसेस रहता है कि जो भी टाइम पीरियड रहता है उसके बाद में क्या उनको एक परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। इसी प्रकार से ग्रीन कार्ड होल्डर को भी। तो अब तो उनके बच्चों के लिए मतलब ऐसा कर दिया है कि उनके बच्चों को भी पूरा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो इससे क्या है लोग बाग जो है जो इमिग्रेंट है उनकी संख्या में क्या है कमी देखी जा सकती है। तो इससे यूएस में जो लेबर्स की कमी हो सकती है मे बी, या फिर यूएस की इकोनॉमी पे भी इस पे बहुत फर्क पड़ सकता है काफ़ी। तो एट लीस्ट वन पेरेंट मस्ट टू नाउ बी यूएस सिटीजन एंड द लीगल परमानेंट रेजिडेंट दी ऑर्डर से। तो ये क्या कहता है, ये ऑर्डर है ये कह रहा है कि जो अब कम से कम जो एक पेरेंट जो क्या होना चाहिए, यूएस सिटीजन होना चाहिए, ठीक है, या क्या होना चाहिए, लीगल परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। ये ऑर्डर ये कह रहा है। भले ही चाहे मतलब इंडिया का ही व्यक्ति हो और उसकी यूएस सिटीजनशिप मिल गई है, लेकिन मदर और फादर्स में क्या होना चाहिए, एक जो या तो फादर हो या मदर हो, ठीक है, वो क्या यूएस सिटीजन हो, तभी उसको क्या बर्थ सिटीजनशिप का अधिकार मिलेगा। तो ये क्या है, एक तरह से जो जूस सोली है, जूस सोली क्या है, ऐसे बहुत सारी जो कंट्री हैं मतलब जो जूस सोली को फॉलो करते हैं। जूस सोली का मतलब होता है राइट ऑफ द सॉइल, ठीक है ना। एक होता है जूस सोंगीज, तो जूस सोंगीज का मतलब होता है राइट ऑफ द ब्लड। तो मतलब राइट ऑफ द सॉइल्स में क्या रहता है कि जो जितने भी कंट्रीज होती हैं अपनी जो डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए, इंटीग्रेटेड डाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए, ऐसा मतलब जूस सोली का मतलब उपयोग करती हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं आगे क्या है। तो गाइज अब जानेंगे कि व्हाट इज़ द बर्थराइट सिटीजनशिप ऑफ यूएसए, ठीक है। तो बर्थराइट सिटीजनशिप यूएसए के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि हिस्टोरिकली मतलब कब से स्टार्ट हुई बर्थराइट सिटीजनशिप और इसके पीछे की कहानी क्या थी, क्यों बर्थराइट सिटीजनशिप का राइट्स मतलब देना पड़ा। तो जानेंगे इसके बारे में। दी 14 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ऑल पर्सन born or naturalized in the United States and subject to the jurisdiction thereof are the citizen of the United States and of the state wherein they reside। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या 14 अमेंडमेंट किया गया, और उसमें क्या किया गया, ऐसे सभी पर्सन जो है जो बॉर्न मतलब हुए हैं नेचुरलाइज तरीके से यूनाइटेड स्टेट में, तो उनको अधिकार है क्या है, सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड ऑफ द स्टेट, ठीक है। किस बनने का, सिटीजन बनने का, किसका, यूनाइटेड स्टेट का या एन ऑफ द स्टेट मतलब किसी भी स्टेट का, ठीक है। वेयर इन द दे रिजाइड, जहाँ पे मतलब वो रहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें पता है कि हमारे भारत में तो सिंगल सिटीजनशिप रहती है, वहाँ पे क्या है डुअल सिटीजनशिप है, ठीक है, अमेरिका में। तो वहाँ पे स्टेट की अलग सिटीजनशिप होती है और जो यूएसए की अलग सिटीजनशिप होती है, तो डुअल सिटीजनशिप होती है स्टेट एंड यूएसए, ठीक है। तो यूएस दी 14 अमेंडमेंट बाद पास बाय द कांग्रेस 1866। तो ये 14 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। एक बात मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट या स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि यूपीएससी आने वाले जो अपकमिंग प्रीलिम्स 2025 का जो होने वाला एग्जाम है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर बर्थराइट सिटीजनशिप यूएसए के कौन से अमेंडमेंट के जरिए दी गई थी, तो ये 14 अमेंडमेंट है, ठीक है। जूस सोली क्या होता है, राइट ऑफ द सॉइल, जो कि मैंने बताया। जूस सोंगीज क्या होता है, राइट ऑफ द ब्लड, जो आगे भी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, और मतलब इससे क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है, और बर्थराइट सिटीजनशिप से मतलब और किसी भी तरीके से मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को थोड़ा जो ध्यान से देखिए। तो 14 अमेंडमेंट बाद पास हुए थे कांग्रेस 1866। तो ये 14 अमेंडमेंट किया गया था कांग्रेस के जरिए, क्या पास किया गया 1866 में, आफ्टर द सिविल वार, बाद अडोप्टेड इन 1868 आफ्टर रेक्टिफिकेशन फ्रॉम 3/4 स्टेट, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, जो सिविल वार के बाद में जो एक सिविल वार छिड़ गई थी ब्लैक एंड द वाइट लोगों में, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या है, काले गोरे में डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे हमारे भारत में क्या होता, जो दलितों के साथ में होता था पहले, हालांकि अभी भी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं जो कि गलत हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के नाम पे, कलर के नाम पे, रेस के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होता है। तो ऐसा अगर किसी की ऐसी अगर मेंटेलिटी अगर मेरी वीडियो देख रहा है, तो उसको मतलब आज ही से मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ऐसी मेंटेलिटी को बदलाव लाइए, सोसाइटी में चेंज करिए, अपने दिमाग को चेंज करिए और सोसाइटी में बदलाव लाइए, ठीक है। सोसाइटी भी आपके माइंड सेट की बनती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
तो ऐसा क्या था, अमेरिका में हुआ था। तो अमेरिका में क्या था, जो अफ्रीकन कंट्रीज से जो ब्लैक लोग थे, ब्लैक सिटीजन थे, मतलब वो क्या थे, गुलामी मतलब क्या है, गुलामी की ज़िंदगी जीते थे वहाँ पे। उनको लाया जाता था, स्लेब बना के लाया जाता था, वहाँ पे काम करते थे, मतलब उनकी शौचालय साफ करना, मतलब या फिर मजदूरी करना, जो भी है। वो फ्रीडम फाइटर्स थे, यंगर फ्रीडम फाइटर भगत सिंह ने एक कोट्स भी बोला है इसके बारे में कि गुलामी की ज़िंदगी मौत से भी बदतर है। तो मुझे लगता है कि ये आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और कोई आपको स्लैब बनाता है तो उसको जवाब दीजिए कि जो मुझे संविधान ने राइट दिया है कि आप मुझे मतलब इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते, आप मुझे स्लैब जैसा बिहेव नहीं कर सकते। अगर आज भी आपके साथ में ऐसा बिहेव होता है तो सीधा बोलिए कि मैं जो आपके खिलाफ जो लीगल एक्शन ले लूँगा, मतलब या कानूनी कार्रवाई कर दूंगा या पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा, ये चीज़। The 14th Amendment was aimed at the giving citizenship right to the former slave and their descendant. The amendment has been interpreted to give children born in the U.S., even to the non-citizen and unauthorized immigrant, दी राइट टू द यूएस सिटीजनशिप। ठीक है, तो 14वां जो अमेंडमेंट था इसी बात को लेकर लाया गया था कि वहाँ पे जो है ये लोग बाग जो यूएस के लोग थे या फिर उसमें घुसपैठ भी करते थे, ये जो ब्लैक सिटीजन जो थे, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा थी, मतलब प्रोस्पिरस कंट्री था पहले से यूएसए। तो मतलब एक अच्छे फ्यूचर की तलाश में क्या थे वहाँ पे, इलीगल तरीके से एंट्री कर लेते थे, और यूएसए के लोगों की जो उनको मंगवाते वहाँ मंगवा मतलब बुलाया जाता था काम करवाने के लिए, मतलब तो उनको गुलाम बना के बुलाया जाता था, मतलब तो वहाँ पे गुलाम बना लिया जाता था और उनसे काम धाम अपना करवाते थे, ये सब चीज़ें थी। तो उनके बच्चों के लिए उन्होंने फिर डिमांड रखी भाई, जो ब्लैक सिटीजन थे कि जो गुलाम लोग थे, स्लेव जो थे, कि भई हमारे बच्चों का तो मतलब कुछ फ्यूचर होना चाहिए, भई आपने हमको भी गुलाम बना रखा है, और हमारे जो बच्चे हैं मतलब उनको भी कम से कम ऐसे राइट तो मिल जाए, उनको यूएस की सिटीजन मिल जाए, कि ताकि वो जो है एक डिग्निटी से अपनी लाइफ जी सकें। तो ये जो ये 14 अमेंडमेंट उस बात को लेके लाया गया था। ठीक है? तो इसमें क्या थे, अनऑथोराइज इमिग्रेंट, जो अनऑथोराइज जो थे, मैं अनाधिकृत जो इमिग्रेंट थे, मतलब इलीगल तरीके से आ गए थे, उनके बच्चों के लिए भी मतलब इसमें प्रोविजन दिया गया। जो इलीगली आया, लीगली आया, लेकिन उसको जो ऑटोमेटिकल यूएस की धरती पर जन्म लेगा, यानी जूस सोली राइट ऑफ द सॉइल्स, मतलब उसको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के एज पर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन दिए जाएंगे, मतलब उसको क्या ऑटोमेटिक यूएस सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, भले ही उनके पेरेंट्स यहाँ H1 वीजा पे हो या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर हो, उससे बात से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। लेकिन उनकी आने वाली जो डिसेंडेंट्स हैं, मतलब उनकी जो जनरेशन है, जो उनका बच्चा है, चिल्ड्रंस हैं, तो उनको क्या सिटीजनशिप मिल जाएगी, मतलब ऑटोमेटिक। उसके बाद में आगे देखते हैं, टू एक्सेप्शन इन टू द राइट आर द चिल्ड्रंस बोर्न टू द एनिमी एलियंस, ठीक है ना, और द चिल्ड्रंस ऑफ द डिप्लोमेट पोस्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अ, हर जो कंट्री के क्या होते हैं, कॉन्सुलेट होते हैं, ठीक है ना, और कॉन्सुलेट होते हैं तो वहाँ पे क्या बैठते हैं, डिप्लोमेट वगैरह बैठते हैं, एम्बेसडर होते हैं, ठीक है ना। तो जो उनके जो बच्चे होते हैं तो वो क्या अपवाद में है, उनको मतलब यूएस सिटीजनशिप नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो क्या है, वो तो अपने देश के लिए क्या है, रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ पे मतलब जॉब कर रहे हैं। ठीक है, हमारे भारत के जैसे डिप्लोमेट होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, जैसे कि इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, जैसे कि आईएएस का एग्जाम होता है, इसी में जो सेकंड पोजीशन के लोग हैं, मतलब सेकंड नंबर की सर्विस है इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय विदेश सेवा। उसके जरिए क्या बनते हैं, डिप्लोमेट बनते हैं। ठीक है, और क्या बनते हैं, बाद में आके एम्बेसडर वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो पोस्ट रहती हैं ये बन जाते हैं। ठीक है, अब जानेंगे कि इम्पोर्टेंट केसेस क्या हुए थे। ठीक है ना, तो सॉरी सैंडफोर्ड, जो कहाँ के, विच हेल्ड द डेट इंस्लेव्ड पीपल, ठीक है ना, जिनको क्या इंस्लेव्ड पीपल माना गया था, जो जो लाए गए थे, यूएस में लाए गए थे, उनके जो वंशज थे उनको मतलब क्या है, सिटीजन जो नहीं माना गया था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए द्वारा, मतलब ठीक है। ये प्रिंसिपल बात चैलेंज था 1890, तो ये जो प्रिंसिपल जो था, ये सिद्धांत जो था, ये क्या गया, चैलेंज किया गया। क्योंकि 1866-68 में क्या हुआ, वर्साई सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो ये जो केस था 1857 का था। ठीक है, तो इसको बाद में फिर जो जब वर्साई सिटीजनशिप में जो चेंजेस आ गए, तो इसको क्या गया, चैलेंज भी किया गया एट टाइम ऑफ राइजिंग एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट। जो एंटी इमिग्रेंट के जो सेंटीमेंट जब मतलब बढ़ने लगे, मतलब राइजिंग होने लगे, अवैध प्रवासियों के सेंटीमेंट, तो रॉन्ग किम आर्क बोर्न इन द यूएस इज सन ऑफ द चाइनीज नेशनल। तो जो रॉन्ग किम आर्क जो थे वो कहाँ थे, यूएस में पैदा हुए थे, चाइनीज नेशनल के रूप में, चाइनीज नेशनल के बेटे के रूप में। ठीक है ना, चाइनीज के जो सिटीजन थे उनके बेटे के रूप में पैदा हुए थे। वो क्या गए थे, अपने विजिट करने चले गए, कहाँ, चाइना में।
बाज डिनाइड री एंट्री एंड द इनटू द यूएस ऑन द ग्राउंड ऑफ द ही वाज नॉट अमीन कुमार को क्या मना किया गया, ठीक है ना, डिनाइड किया गया री एंट्री करने के लिए यूएस पे, किसके नाम पे कि मैं जो अमेरिकन सिटीजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिर एक केस हुआ था 1898 में जो अपहेल्ड द सिटीजनशिप स्टेबलिंग डेट एवरी सिटीजन और सब्जेक्ट ऑफ द अनदर कंट्री वही डोमिसाइल्ड हेयर इज विद द चैलेंज। तो 1898 में जैसा कि एक अपहेल्ड द सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप को क्या किया, अपहेल्ड किया गया, ठीक है ना, आयोजित किया गया कि जो जो उन्होंने स्टेबलाइजिंग किया, परिभाषित किया कि जो कोई भी सिटीजन है जो एलिजेंस रखता है, निष्ठा रखता है किसमें, और प्रोटेक्शन करता है कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप क्या है किसके, जो यूएस के जुरिस्डिक्शन के आधार में आता है, तो उसको भी क्या है हम सिटीजनशिप मतलब जो अमेरिका का जो यूएस का सिटीजन माना जाएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो यूएस जो सिटीजनशिप के रेस्पेक्ट में बात कर लेते हैं यूएस के। तो यूएस फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द जूस सोली राइट ऑफ द सॉइल बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी रिगार्डलेस ऑफ द पेरेंटल सिटीजनशिप, ठीक है। तो यूएस फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द जूस सोली द राइट ऑफ द सॉइल, जो कि मैंने पहले बताया भी था, बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी रिगार्डलेस ऑफ द पेरेंटल सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये क्या है जो ज्योग्राफी के आधार पर मिलता है, रिगार्डलेस किसके संबंध में, पेरेंटल सिटीजनशिप के संबंध में, ठीक है ना। तो उनके पेरेंट्स वहीं पर रहते हैं, वो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको जूस सोली के तहत क्या है ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाती है। एज अबाउट द जूस संगीज राइट ऑफ द ब्लड विच गिव सिटीजनशिप बेस्ड ऑन द नेशनलिटी ऑफ द चाइल्ड पेरेंट। तो ये क्या है मतलब क्या है, यूएस क्या करता है, इसको अपोज करता है, जूस संगीज वाले जो राइट ऑफ द ब्लड वाली, वो क्या है जो विच गिव सिटीजनशिप बेस्ड ऑन द नेशनलिटी, किसके नाम पे, नेशनलिटी के नाम पे देता है, चाइल्ड पेरेंट्स की जो नेशनलिटी है उसके नाम पे जो सिटीजनशिप देता है उसको क्या करता है, अपोज करता है, क्योंकि उसमें यूएस में क्या बर्थ सिटीजनशिप का प्रोविजन था कि बर्थ सिटीजनशिप किसको मिल जाएगी, मतलब इलीगल या लीगल इमिग्रेंट्स भी होकर उसके बच्चे उसकी मतलब उस पर जन्म लेते हैं तो उसको भी क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिलने के मतलब उसको हकदार रहेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर ये पूछे जाने लगे अपकमिंग एग्जाम में तो यूएस कौन सी सिटीजनशिप को फॉलो करता है, तो जूस सोली या जूस संगीज में तो जूस सोली को फॉलो करता है, दी राइट ऑफ द सोल, ठीक है। As per CIA World Factbook, there are the only 37 countries which currently enforce the soil jus soli principle, of which 29 are in the America, ठीक है। तो उसमें क्या है जो CIA की वर्ल्ड फैक्ट बुक के आधार पे क्या है अनुसार जो क्या है वहाँ पे क्या 37 ऐसी कंट्री हैं जो क्या है जूस सोली प्रिंसिपल्स को क्या है फॉलो करती हैं करंटली, ठीक है। उसमें से 29 क्या अमेरिका में है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, और अदर 8 क्या है, वो 2 इंडिया के नेबरहुड हैं जिसकी नेपाल और पाकिस्तान है, जबकि इसमें बदलाव भी कर दिया गया अब तो इसके उनमें सिटीजनशिप में अमेंडमेंट कर दिया गया है नेपाल और पाकिस्तान में भी, ठीक है। ये दो द लेटर इंट्रोड्यूस ए बिल सीकिंग टू एंड दिस, ठीक है ना, तो इसे एक बिल भी लिया गया है इसको एंड करने के लिए, ठीक है, इमिग्रेंट। तो जूस सोली के बारे में जो अमिताभ मट्टू जी यही बोल रहे हैं कि जो ये क्या करता है जूस सोली प्रिंसिपल ऐसी कंट्री अपनाती हैं जो क्या डाइवर्स इमिग्रेंट के थ्रू क्या करना चाहते हैं, अपने नेशनल करेक्टर को क्या करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं। कि हमारे देश में देखिए हम जूस सोली के आधार पर क्या दे देते हैं, नागरिकता दे देते हैं, ठीक है। जूस सोली क्या है, इज ए वे ऑफ द इंटीग्रेटिंग डाइवर्सिटी इनटू द कॉमन स्ट्रीम ऑफ ए नेशनहुड, ठीक है। ये क्या है जूस सोली एक ऐसा तरीका है क्या करने का, इंटीग्रेटिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को क्या करने का, समाकलित करने का, ठीक है ना, कॉमन स्ट्रीम ऑफ द नेशनहुड, ठीक है ना। तो नेशनहुड की जो है किसमें, कॉमन स्ट्रीम में, सामान्य सी जो धारा में क्या नेशनहुड की जो एक राष्ट्रत्व की जो धारा होती है कॉमन स्ट्रीम में उसमें क्या करना चाहता है, एक क्या तरीका है इसको इंटीग्रेटिंग डाइवर्सिटी करने का, जूस सोली। ही सेज दैट वे आगे बोलते हैं कि ऐसी कंट्री जो क्या करती हैं प्रोटेक्टिव ऑफ द देयर कल्चर एंड द आइडेंटिटी दीज फॉलो जस्ट सुंगीज प्रिंसिपल। तो ऐसी जो कंट्री हैं वो क्या करती हैं और जूस सुंगीज प्रिंसिपल को जो अपनाती हैं, ठीक है। तो जस्ट सुली वाज इम्प्लीमेंटेड इन द यूके एंड द मोस्ट ऑफ द फॉर्मर कॉलोनीज इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि इंडिया कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो इंडिया भी जूस सोली को फॉलो करता है कि इंडिया ने भी जो है 1987 से जो इंडियन ओरिजिन का जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल से आए हुए जो लोग थे उनको क्या की थी, नागरिकता दी थी सिटीजनशिप दी गई थी, ठीक है। तो इंडिया ऑफर्ड ऑटोमेटिक सिटीजन टू ऑल दोज बोर्न इन द इंडिया सॉइल बिफोर 19
द मेयर फैक्ट ऑफ द बर्थ ऑफ द इंडिया इन्वेस्ट विद इट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप इन इंडिया। तो इंडिया में क्या है, जो इंडिया करता है ऑटोमेटिक सिटीजनशिप मिल जाती है इंडिया में, जो भी इंडिया में पैदा होता है, और जो भी मतलब इंडिया में 1987 से पैदा हुए थे उनको क्या की थी इंडिया ने, क्या मतलब सिटीजनशिप क्या करती है, ऑफर की थी। तो ये क्या मेयर फैक्ट है इंडिया का कि बर्थ के आधार पर क्या दे देता है इंडिया, जो सिटीजनशिप दे देता है। तो अब बात करेंगे कि देर आर द इंडिया व्हाट इज द इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो इंडियन सिटीजनशिप क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देर आर द फोर वेज इन विच इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड: बर्थ, डिसेंट, एंड रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन। द प्रोविजन आर लिस्टेड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इंडिया का एक सिटीजनशिप एक्ट है 1955, ठीक है, 1955। उसके आधार पर क्या है, 4 तरीकों से जो सिटीजनशिप मिल जाती है किसी व्यक्ति को: बर्थ के आधार पर, डिसेंट के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, और नेचुरलाइजेशन के आधार पर। ठीक है, तो बाई बर्थ के आधार पर जाना थी, बाई बर्थ का क्या प्रोसेस है। एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया और आफ्टर 26 जनवरी 1950। तो प्रत्येक व्यक्ति जो क्या इंडिया में पैदा हुआ है 26 जनवरी 1950 के बाद में, या फिर बिफोर 1987, तो वो क्या है इंडियन सिटीजन माना जाएगा। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ द हिजर पेरेंट्स। ठीक है ना, उसके पेरेंट्स के इरेस्पेक्टिव मतलब संबंध में क्या है उसको इंडियन सिटीजन क्या है उसको कंसीडर किया जाएगा। एवरी पर्सन बॉर्न इन द इंडिया बिटवीन 1 जुलाई 1987 और क्या है 2 दिसंबर 2004। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जो क्या है इंडिया में जो 1 जुलाई 1987 से लेके और 2 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हुआ है, तो क्या है इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, गिवन आइदर ऑफ हिज आर पेरेंट्स। यदि उसमें से या तो उसके पेरेंट्स क्या है दोनों में से कोई एक, मतलब क्या है आइदर मतलब क्या, दोनों में से कोई एक क्या है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, उसके बर्थ के समय पे। ठीक है, तो एक ये प्रोसीजर इसमें बाई बर्थ के आधार पर, मतलब इसमें कंडीशन रखी गई है, 3 कंडीशन है। एवरी पर्सन बॉर्न इन इंडिया और आफ्टर 3 दिसंबर 2004, मतलब क्या है 3 दिसंबर 2024 के बाद में क्या है ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो क्या है 3 दिसंबर 2004 के बाद में मतलब बॉर्न हुआ है, वो क्या है उसको इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, गिवन बहुत ही जर पेरेंट्स आर इंडियन, यदि उसके जो है पेरेंट्स क्या है इंडियंस हैं, बहुत ही जर पेरेंट यानी दोनों पेरेंट्स क्या होने चाहिए इसमें इंडियंस होने चाहिए। एटलीस्ट 1 पेरेंट इज ए सिटीजन, या फिर एक पेरेंट्स भी हो सिटीजन तब भी मतलब चलेगा। अदर इज नॉट द इलीगल माइग्रेंट। हाँ, इसमें इलीगल के बारे में जरूर लिखा हुआ है कि इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द बर्थ, मतलब बर्थ के समय पे। अब दूसरा प्रोसीजर बाय रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण के जरिए कैसे होता है, तो सिटीजनशिप कैन आल्सो बी एक्वायर्ड बाय सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन सम ऑफ द मैंडेटरी रूल्स। तो इसमें क्या सिटीजनशिप जो आप एक्वायर की जा सकती है रजिस्ट्रेशन के जरिए, उसमें भी कुछ मैंडेटरी मतलब आवश्यक रूल हैं। ए पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन हु हैज़ बीन द रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एक पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का मतलब है पाकिस्तान का है, या फिर बांग्लादेश का है, या फिर क्या है नेपाल का है। ठीक है, तो या फिर ये सब जो कंट्रियाँ क्या इंडियन ओरिजिन, पहले जो ये भारतवर्ष का हिस्सा थी। ठीक है, यहाँ तक कि अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तो आप मौर्य पीरियड से पढ़ोगे तो ये क्या पूरा भारतवर्ष था। म्यांमार जो है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये सब क्या थे भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें क्या है जैसे कि पाकिस्तान के लोग बाग भी जो इस सिटीजनशिप का बाय रजिस्ट्रेशन के जरिए मतलब बहुत लेते हैं, जैसे 7 ईयर्स बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब क्या है ऐसा व्यक्ति जो क्या है इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए और रेजिडेंट वो एज बीन ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब 7 साल से क्या करना है इंडिया में रह रहा है, और उसने जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है 7 ईयर बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब क्या है रजिस्ट्रेशन से पहले क्या होना चाहिए उसके 7 साल क्या है मतलब रहा हो, मतलब उसके बाद में अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ए रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, तो एक ऐसा, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो क्या है ए पर्सन ऑफ द इंडियन ओरिजिन हु इज रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक है ना, ऐसी किसी कंट्री में मतलब पैदा हो गया लेकिन बाद में वो भारत में मिल गई है। ठीक है ना, जैसे कि नेपाल में पैदा हो गया, नेपाल का कुछ हिस्सा मान लीजिए भारत में मिल गया है, या फिर इंडिया मतलब ऐसा कुछ विवाद भी चल रहा है ज़मीन को लेकर, ऐसी JNK को लेकर जो पाकिस्तान के साथ में चल रहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अगर भारत में मिल जाता है, ठीक है, तो इस तहत के जरिए उसको क्या है बाई रजिस्ट्रेशन के जरिए क्या हो जाएगा वो इंडिया का नागरिक बन जाएगा अनडिवाइडेड इंडिया में। ठीक है, तो ये पर्सन हुई द मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन हु इज द एंड ऑर्डिनरी, ठीक है, रेजिडेंट ऑफ द फॉर 7 ईयर बिफोर अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है मैरिड मतलब क्या शादी किया गया है, शादी की है किसी इंडियन सिटीजन से
सामान्यतः, और रेजिडेंट रहा 7 साल बिफोर अप्लाइंग और रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन से पहले, तो वो भी क्या बन सकता है, नागरिक बन सकता है। माइनर चिल्ड्रन ऑफ द पेरेंट हु आर द चिल्ड्रन सिटीजन ऑफ इंडिया, जो माइनर जो छोटे बच्चे हैं वो क्या है, इन पर्सन के जो छोटे बच्चे हैं वो क्या सिटीजन है, मतलब कंसिडर किए जाएंगे इंडिया। अब हम जान लेते हैं कि बाई डिसेंट के जरिए क्या प्रोसीजर है। ठीक है, मतलब वंश के जरिए। ठीक है, ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया और द आफ्टर 26 जनवरी 1950 के बाद में क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया के बाहर मतलब क्या हुआ है, बॉर्न हुआ है, और बाई सिटीजन ऑफ इंडिया बाई बर्थ। तो जबकि बर्थ के समय जो बाई बर्थ जो थे उसके जो पेरेंट्स जो थे वो क्या थे, इंडियन थे, तो उनमें से कोई भी एक हीजर फादर वाज सिटीजन ऑफ, तो उनको क्या है, नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, और इंडिया का मतलब क्या है, और ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया आफ्टर दिसंबर 10 दिसंबर 1992 बट बिफोर दिसंबर 3 2004। ठीक है ना, 2004 से पहले, मतलब जो 1992 के बीच में, जो मतलब ऐसा व्यक्ति जो इंडिया से बाहर पैदा हुआ है और उसके पेरेंट जो मतलब सिटीजन है बाई बर्थ, तो उनको भी क्या है, इंडिया का सिटीजन जो कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इफ ए पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया और आफ्टर December 3, 2004 has to acquire citizenship, his parent have to declare that the minor does not the hold a passport of the another country. His birth is the registered as in the Indian consulate within the 1 year of the birth. ठीक है, तो ऐसे पर्सन जो इंडिया के बाहर पैदा होते हैं दिसंबर 3, 2004 के बाद में, तो वो भी एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप को, यदि उनके पेरेंट्स जो डिक्लेयर करते हैं कि जो माइनर है वो क्या करता है, किसी कंट्री का क्या पासपोर्ट नहीं होल्ड करता है, और उसके जो पेरेंट्स जो बर्थ है वो क्या रजिस्टर्ड करवा सकते हैं इंडियन कॉन्सुलेट में, यानी भारतीय किसमें, दूतावास में, विद इन 1 ईयर, यानी 1 साल के विद इन 1 ईयर्स में उनको बर्थ के समय से उनको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। बाय नेचुरलाइजेशन का क्या प्रोसीजर, उसके बारे में और जान लेते हैं। नेचुरलाइज में क्या है, एक पर्सन क्या है, एक्वायर कर सकता है सिटीजन को नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से, इफ सी इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 12 ईयर्स। तो मतलब क्या है, 12 साल क्या है वो क्या रहना चाहिए, इंडिया का जो सामान्य रूप से रेजिडेंट होना चाहिए, थ्रू आउट द 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन एंड द 11 ईयर्स इन द एग्रीगेट। ठीक है, तो ये क्या 12 मंथ प्रीसीडिंग होना चाहिए और 11 मंथ एग्रीगेट, एंड फुलफिल ऑल क्वालिफिकेशन द थर्ड शेड्यूल इन द सिटीजनशिप एक्ट। तो जो सारी जो क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल करना चाहिए सिटीजनशिप एक्ट की जो थर्ड शेड्यूल में लिखा गया है, यानी तीसरी अनुसूची में लिखा गया है। द एक्ट डज नॉट द प्रोवाइड फॉर द डुअल सिटीजनशिप और डुअल नेशनलिटी। तो आपको पता ही होगा इंडिया में क्या सिंगल सिटीजनशिप है, तो मतलब जो है डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। अगर किसी दे मतलब पर्सन है जो इंडिया के ने अगर यूएसए की या कनाडा की नागरिकता ले रखी है, तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप क्या टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो हम थोड़ा फास्टली चलेंगे। तो बिल द ऑर्डर अफेक्ट द इंडियन इमिग्रेंट। ठीक है ना, तो इंडियंस पे क्या, इंडियन इमिग्रेंट्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है ना, जो भारत के जो प्रवासी हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये मैंने पिछली वीडियो प्रीवियस वीडियो में भी डेटा दिया था कि इतने 70.8 मिलियन लोग जो इमिग्रेंट वहाँ पे यूएसए में रहते हैं, टोटल मिला के सारे देशों के। 2023 में जो ये आंकड़ा आया था पी रिसर्च के जरिए, आउट ऑफ दिस 2.8 मिलियन, उसमें से क्या है 28 लाख लोग क्या इंडिया में पैदा हुए हैं, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है आफ्टर मैक्सिको के बाद में। 1.45 लाख क्या पीपल क्या इंडिया में पैदा हुए हैं। इंडिया में ऐसे लोग हैं जो 1,45,000 लोग जो मतलब क्या 2022 में लीगली इलीगली रूप से क्या है पहुंचे थे यूएसए में। 7,25,000 लोग क्या है लीगल इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन इमिग्रेंट्स हैं जो यूएसए में रह रहे हैं। ठीक है ना, इनमें से कुछ को भी 18,000 लोगों को निकालने की बात फाइनली की भी है ट्रम्प साहब ने, कितने 18 के लोगों को। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो पास किया है। ठीक है, एवरी ईयर मोर देन द 70% वीजा होल्डर कौन होते हैं, इंडियंस होते हैं, जो टेम्पररी वर्क वीजा जो मतलब पाने वाले जो लोग होते हैं, डेट इज ऑफन सीन इन द पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंसी। तो ये जो टेम्पररी वर्क वीजा है ये क्या परमानेंट रेजिडेंसी का क्या बनता है, एक तरह से पाथ बनता है, एक रास्ता बनता है। ठीक है, और इश्यू टू द इंडियन सिटीजन, मतलब देर आर द मोर देन 3,30,000 इंडियन क्या ऐसे हैं जो स्टूडेंट वीजा पर हैं, और उनमें से ज़्यादातर लोगों को ये आस है कि हम परमानेंट रेजिडेंट यहीं के बन जाएंगे। ओवर ए मिलियन इंडियंस इंक्लूडिंग डिपेंडेंट्स, जो है इसमें जो डिपेंडेंट्स जो लोग हैं वो क्या वेटिंग कर रहे हैं किसके, एम्प्लॉयमेंट वेस्ट ग्रीन कार्ड की। तो ग्रीन कार्ड का भी वेट कर रहे हैं जो लाख मतलब 10 लाख से लाख जो 10 लाख से मोर देन 10 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे लोग हैं जो उसका वेट कर रहे हैं। ठीक है, किसका, ग्रीन कार्ड का, जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। ठीक है, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स
को लेके बताया था। उसके बाद में मैं फिर व्हाट इज़ द बर्थराइट सिटीजनशिप ऑफ यूएसए के बारे में बात करी थी। फिर इंपॉर्टेंट केसेस के बारे में बात करी थी बर्थराइट सिटीजनशिप को लेके हुए थे। फिर उसके बाद में मैंने इंडिया की सिटीजनशिप के हवाले से बात करी थी। उसके बाद में फिर क्या है, इंडिया को कैसे इफेक्ट करेगा ये ट्रम्प का ऑर्डर, उसके बारे में बात करी थी। ठीक है, तो यूपीएससी एस्पिरेंट जो मैंने बताए थे इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनको नोट डाउन कर लें, सारी वीडियो को थोड़ा ठीक से देख लें। ठीक है, इससे मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैनी थैंक्स टू वॉच अवर वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल हरबीर सिंह। ऐसे ही और मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि अभी हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है।